हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सपना रानी और आपका स्वागत है मंथन आईक्यू के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसका नाम है टारगेट 17वीं बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है ये 30 सितंबर तक लगातार चलेगी। 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होना है, ठीक। तो आज तक के जो हमारी पहले की जो क्लासेस है उसमें 4 टेस्ट सीरीज हमने करवा दिए हैं और आप लोग सभी साथी से निवेदन है कि जिन लोगों ने वो 4 वीडियो नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देख लें। और आज का जो टेस्ट सीरीज हमारा है वो सेक्शनल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है और टेस्ट नंबर 5 है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों पर बात करते हैं और उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का जो हमारा पहला प्रश्न है तो पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए पहला कथन है भीतरी ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। बिल्कुल ये बात तो सही है, आप लोग सभी जानते होंगे। अगले ऑप्शन को पढ़िए। अगले ऑप्शन है भीतरी ग्रह धीमी गति से चलते हैं और परिक्रमा की अवधि कम होती है। दूसरा कथन गलत है, धीमी गति से नहीं चलते हैं, वो तेज गति से चलते हैं, इसीलिए उनकी परिक्रमा की अवधि कम होती है। ठीक है। तीसरे कथन को देखिए। तीसरा कथन कहता है बाहरी ग्रहों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। बिल्कुल सही है। चौथा कथन कहता है बाहरी ग्रह गर्म गैसों से बने होते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो भीतरी ग्रह होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो ये सेल से बने होते हैं, सेल और धातुओं से बने होते हैं ये। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है, आपको गलत बताना था। गलत कौन है? दो। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है शुरुआत में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ एक अति छोटे गोलक के रूप में एक स्थान पर मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है, ये बिग बैंग थ्योरी में इस बात को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, दूसरे कथन पढ़िए। दूसरा कथन है बिग बैंग के दौरान अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट से एक बृहद विस्तार हुआ। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन पढ़िए। तीसरा कथन है बिग बैंग की घटना वर्तमान से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथे कथन पढ़िए। चौथा कथन कहता है बिग बैंग के कारण 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। ठीक है, ये भी बात सही है। और इसमें परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, उपरोक्त सभी। आपका कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है सौर मंडल का सबसे धीमी गति से गतिमान ग्रह मंगल। नहीं, पहला ही गलत है। ये कौन होगा? ये नेपच्यून है।
ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल सही है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल ठीक है। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए। कहता है विश्व की अस्थायी पवनों, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए पहले कथन को पढ़िए। पहला कथन है किनुक एक अस्थायी पवन है, ठीक है, सॉरी एक स्थानीय पवन है जो रॉकी माउंटेन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहती है। नहीं, किनुक एक स्थानीय पवन है जो रॉकी माउंटेन अमेरिका के पूर्व में बहती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ अमेरिका होगा, अमेरिका। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन कहता है नॉर्वेस्टर भारत का एक स्थानीय पवन है, ठीक है, जिसे काल वैशाखी भी कहा जाता है, बिल्कुल दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन कहता है सिरोको एक भूमध्य सागरीय पवन है, ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान से बहती है, बिल्कुल सही है। ये सिरोको कहाँ से बहती है? सहारा रेगिस्तान से बहती है। चौथा कथन देखिए, चौथा कथन कहता है जोंडा अर्जेंटीना में एंडीज के पूर्वी ढलान पर बहने वाली एक स्थानीय पवन है, ठीक है। चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। आपको बताना था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 पर आइए और इसके ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 5 कहता है उच्च दबाव वाले क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, ठीक है, मानसूनी पवन, महासागरीय पवन, समुद्री पवन, व्यापारिक पवन। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहले कथन को पढ़िए। पहला कथन है नाविक भूमध्य रेखा के 40 और 50 डिग्री, ठीक है, दक्षिण अक्षांशों के बीच चलने वाली हवाओं को गजरता चालीसा कहते हैं, बिल्कुल पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को पढ़िए। दूसरा कथन क्या कहता है? जबकि गरजता चालीसा भयंकर हो सकता है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में और भी मजबूत आंधी युक्त हवाएं चलती हैं जिन्हें प्रचंड पचासा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन को पढ़िए। तीसरा कथन कहता है प्रचंड पचासा के 10 डिग्री दक्षिण में चिख्ता साठा का क्षेत्र है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऐसे में आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला कथन को पढ़िए। पहला कथन कहता है कि प्रशांत महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह एस आकार का है। नहीं, ये कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार कैसा है? एस आकार का है, ठीक है। तो पहला कथन गलत है। दूसरे कथन को देखिए। दूसरा कथन देखिए, कहता है अटलांटिक महासागर आकार में लगभग गोलाकार है। नहीं, ये कैसा आकार का है? एस आकार का है, ठीक है। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरे कथन को देखिए, कहता है आर्कटिक महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है। नहीं, आर्कटिक का नहीं, ये किसका है? ये हिंद महासागर का है, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है। तीसरा भी गलत है। चौथा कथन पढ़िए। कहता है दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। चौथा कथन आपका बिल्कुल
सही है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए और इसको ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के तापमान वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही बताना है। ठीक है, पहला है अक्षांश, स्थल और जल का असमान वितरण, बिल्कुल। सनातन पवने, बिल्कुल। महासागरीय धाराएं, इनमें से जो सभी कारक हैं ये सभी के सभी कारक समुद्री जल के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? पहला कथन है महासागरों की सतहीय परत में जल की लवणता मुख्य रूप से बाष्पीकरण और बर्षण पर निर्भर करती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है समुद्र से स्वच्छ जल के प्रवाह से तटीय क्षेत्रों में सतह की लवणता बहुत प्रभावित होती है। समुद्र से नहीं, ये नदी से। ठीक है, नदी से जब स्वच्छ जल की प्रवाह होती है तो तटीय क्षेत्रों में जो सतह की लवणता है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन को देखिए, कहता है बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया से ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह की लवणता बहुत प्रभावित होती है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चौथे कथन को पढ़िए। चौथा कथन कहता है तापमान भी अन्य क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके एक क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। तापमान नहीं करता है, कौन करता है? हवा करता है। ठीक है, यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा हवा। तो चौथा कथन गलत है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कारक सही है। ठीक है, जो समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4। तो कौन प्रभावित करता है? 1 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, बताना है कि प्रशांत महासागर की धारा कौन है इसमें से। केंद्रीय नहीं, केंद्रीय किसका है? अटलांटिक महासागर का है। ये अटलांटिक महासागर का है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये लेब्राडोर, ये कहाँ? ये डेविस जल डमरू मध्य से उत्पन्न होता है। ये डेविस जल डमरू मध्य से उत्पन्न होता है। अंगुलुहास, ये कौन सी महासागर की धारा है? तो ये दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। हिंद महासागर की। अब जो बच गया वो कौन बच गया है? कुरोशियो। ठीक है, तो ये कुरोशियो प्रशांत महासागर की धारा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, कांगो नदी, अमेजन नदी, यांग तजी नदी, नाइजर नदी। तो कौन सी नदी पार करती है? कांगो नदी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला कथन है एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तजी नदी है जो चीन से होकर बहती है। बिल्कुल, और प्रशांत महासागर में मिल जाती है। बिल्कुल सही है। वो नदी इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। महाबेली नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। नहीं, ये जो महाबेली नदी है ये रूस की नहीं, ये किसकी है? ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चौथा कथन है कि बोल्गा नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नहीं, ये किसका होगा? एशिया का नहीं है, ये किसका है? ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। 1 और 2
सही हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। अगले प्रश्न को देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? टाना झील, सुपेरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, किस नदी से निकलती है? टाना झील। ये किस देश की है? तो इथोपिया की झील है ये। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हुआंग हो, यांग तजिक कियांग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें एक और नदी और शामिल होती है, वो कौन सी होती है? मेघना नदी। ठीक है, और इसके जो गंगा ब्रह्मपुत्र को डेल्टा को और किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा और बंगाल की डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला कथन देखिए, पहला कथन है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बिल्कुल सही है। दूसरा है न्यू गिनी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, बिल्कुल सही है। तीसरा है बोर्नियो, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, होन्शु द्वीप, हरो द्वीप, बोर्नियो द्वीप, कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 17 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन जापान द्वीपों के सही उत्तर से दक्षिण अनुक्रम को दर्शाता है? ठीक है, इन जापान को द्वीप का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वीप है जो उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ठीक है, पहले ऑप्शन में है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है, ये उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जवाब मिल चुका है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, 18 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ मिट्टी का नाम है और दूसरी तरफ जलवायु क्षेत्र है, आपको सही बताना है। ठीक है, देखिए लेटेराइट गर्म और उमस, ठीक है बिल्कुल। पॉडजोल गर्म शीतोष्ण जलवायु, नहीं, ये जो पॉडजोल मिट्टी है ना, ये ठंडे शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा गलत है। चेरनोजेम समशीतोष्ण स्टेपी जलवायु, बिल्कुल सही है। आपको सही बताना है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 3। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। 19 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? कथन है समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक सिद्ध अस्थायी भूमि प्रबंधन अभ्यास है। ठीक है, यह मृदा की उत्पादकता बहुत कम है, जहां मृदा की उत्पादकता बहुत कम है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन कहता है समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी वर्षा जल को रोकने तथा अवशोषित करने में मदद करता है, बिल्कुल। इससे पहले कि यह अफवाह बन जाए, बिल्कुल दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरे कथन को पढ़िए। तीसरा कथन है समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी के तहत पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत जैसी संरचनाएं बनाई जाती है। तीसरा भी कथन बिल्कुल सही है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3,
1, 2 और 3 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपके जो परीक्षा हॉल में जब आप बैठे तो आप इतनी प्रश्नों का अभ्यास कर ले कि आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक प्रश्न में ना लगे, तभी आपको प्री निकल पाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, बड़ी झीलों का सही अनुक्रम है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरिन, एरी और ओंटारियो। दूसरा है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। ठीक है, तीसरा पढ़िए। तीसरा है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और एरी। चौथा है सुपीरियर, एरी, मिशिगन, ह्यूरन और ओंटारियो। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सुपीरियर। सबसे बड़ा झील सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद एरी और उसके बाद ओंटारियो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? कथन है दुनिया की सबसे गहरी झील साइबेरिया। ठीक है, रूस में बैकाल झील है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बांडा झील। नहीं, ये कौन सा झील होगा? ये सुपीरियर झील होगा। ठीक है, गलत है। तीसरा है दुनिया की सबसे ऊंची झील आसाल झील है। नहीं, दुनिया की जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सा झील है? टीटीकाका झील है। वो टीटीकाका झील है। तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। चौथा कथन पढ़िए। कहता है दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। बिल्कुल, चौथा कथन सही है। 1 और 4 आपका सही है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1 और 3। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 4। अगले प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए। पहला है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप के बीच। बिल्कुल सही है। ये सारे जो पॉइंट है ना, आप एक एक लाइन में याद इसको रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया तो जो आसान सा सवाल आपको लगेगा कि ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन जो आसान सवाल है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट वाला सवाल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो बिल्कुल इजी सवाल है वो आपसे कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे को पढ़िए। दूसरा है मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। बिल्कुल सही है। वो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। बिल्कुल सही है। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। बिल्कुल सही है। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही कौन सा हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से गलत जोड़ी चुने। ठीक है, पहला है अग्नेय सल बेसाल्ट। बिल्कुल ठीक है, बेसाल्ट चट्टान अग्नेय है। ठीक है, दूसरा है अवसादी शैल शिस्ट। नहीं, अवसादी में कौन सा आएगा? चूना पत्थर। कायांतरित शैल, ये इसमें कौन सा आएगा? शिस्ट आएगा। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। आपको सही बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी गलत बताना था। गलत कौन सा है? 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है अग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। बिल्कुल,
अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। बिल्कुल, दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरे कथन को पढ़िए। तीसरा कथन है कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, यह शैलें दाब, आयतन और तथा तापमान पीबीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल, तीसरा भी कथन सही है। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही कौन सा होगा? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो हमारा तीनों कथन है वो तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न को देखिए, 25 नंबर प्रश्न को देखिए। पच्चीस नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित शैलों में से किसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? ठीक है, पहला है बालूकासम। ठीक है, सेल, ग्रेनाइट, पिंड शिला। किसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? तो वो ग्रेनाइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपसे क्या पूछा था? सही पूछा था, सही पूछा था, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल ग्रेनाइट में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, 26 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तृतीय काल से संबंधित है? ठीक है, देखिए पहला है एंडीज, आल्पास, हिमालय। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सी पर्वत है जो तृतीय काल से संबंधित है? आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तीनों पर्वत तृतीय काल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए, 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही मेल खाता है? ठीक है, आपको सही बताना है, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन देखिए, आल्पास वलित पर्वत बिल्कुल, फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल, बोस गैस अवशिष्ट पर्वत नहीं, बिंद भ्रंशोत्त पर्वत, ये जो भारत में भ्रंशोत्त पर्वत है, लेकिन यहाँ बात यहाँ पे विश्व इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, केवल एक और चार। आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एक और दो। पहला कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पर्वत शिखर का नाम है और दूसरी तरफ महाद्वीप का नाम है। आपको कोड का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर को चुनाव करना है। ठीक है, देखिए एल्ब्रूस पर्वत शिखर किस महाद्वीप में है? ये यूरोप। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। मैकिनले किस महाद्वीप में है? उत्तर अमेरिका। ठीक है, माउंट ओसा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब कौन सा होगा? एल्ब्रूस एक बी, किलिमंजारो ए, मैकिनले डी, माउंट ओसा सी। बी ए डी सी, बी ए डी सी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 29 नंबर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें किसी को भी गलत होने की एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। सारे से सही जवाब आने चाहिए। ठीक है, देखिए कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, दूसरा पढ़िए। दूसरा है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तीसरे ऑप्शन देखिए, समताप, क्षोभ, मध्य, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल और बहिर्मंडल। कौन सा सही क्रम होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 30 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है समताप मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। बिल्कुल करता है। और ऊर्जा के तीव्र हानिकारक तत्वों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन को देखिए। तीसरा कथन कहता है धूल के कण आमतौर पर वायुमंडल के ऊपरी परतों में केंद्रित है। ऊपरी परतों में नहीं, ये जो धूल के कण है वायुमंडल के निचली परतों में केंद्रित होते हैं। ठीक है, ये निचले परतों में केंद्रित होते हैं, तो तीसरा गलत है। चौथा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 और 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। चौथा कथन बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत कथन का चयन करें। ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? केवल 3। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 31 देखिए। 31 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कहता है वायुमंडल की कौन सी परत ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल, कौन सी परत है जो इसके लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है वो कौन सा परत है। बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए। 32 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल ठीक है। पहले देखिए, कहता है सभी महीनों में कम वर्षा। गलत। सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक। नहीं। तीसरा कथन है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तीसरा कथन सही है। चौथा है सभी महीनों के लिए औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। नहीं, चौथा कथन भी गलत है। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मौजूद है। बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु एएम भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बिल्कुल। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुव की ओर मौजूद है। बिल्कुल सही है। आपका जो ऐसे में सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा चारों कथन सही है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न देखिए। कहता एक ऋतु से दूसरे ऋतु तक, ठीक है, दिन और रात के समय की लंबाई में भिन्नता किसके कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। नहीं। झुकी हुई अक्ष पर पृथ्वी की परिक्रमण। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथ पर है। बिल्कुल सही है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आइए। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन देखिए। कहता है उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग यूरोप
और उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को पढ़िए। दूसरा कथन क्या कहता? कहता दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में स्टॉकटन और डर्गिल्टन के बीच शुरू हुआ था। बिल्कुल, दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है आपका। तीसरा कथन देखिए। तीसरा कथन कहता है 4 महानगरों, ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज GQ का यह सुपर एक्सप्रेस चल रहा है। बिल्कुल, तीसरा भी कथन सही है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आइए। 36 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है बिग इंच और लिटिल बिग इंच, ठीक है, जो सामूहिक रूप से इंच पाइपलाइन के रूप में जाना जाता है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है। बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह पाइपलाइन टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली हुई है। बिल्कुल, दूसरा भी सही है। तीसरा कथन है प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1942 और 1944 के बीच अमेरिका में आपातकालीन युद्ध उपायों के रूप में निर्मित। नहीं, तीसरा गलत है। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि ये केवल आपातकालीन युद्ध उपायों के लिए निर्मित नहीं किया गया था। इसमें जो युद्ध था, जो युद्ध, उसमें कुशलतम प्रयोग के लिए भी इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन देखिए। कहता इस पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को टेक्सास के तेल क्षेत्रों से तेल टैंकरों द्वारा समुद्री मार्ग से उत्तर पूर्वी राज्यों में ले जाया गया था। बिल्कुल सही बात है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, कौन सा सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। 37 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कौन सा जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। पहला है मिसिसिपी ओहियो, ठीक है, मिसिसिपी माबोगो, मिसिसिपी टैम्बो, मिसिसिपी कागेरा। कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? मिसिसिपी ओहियो जो जलमार्ग है वो किससे जोड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। आपका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 38 देखिए। 38 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दो महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवाहन नहरें, ठीक है, अथवा जलमार्ग जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करता है, वो कौन सा है? स्वेज और कील नहर, स्वेज और पनामा, कील और पनामा, स्वेज और बोल्गा डॉन। कौन सा होगा? स्वेज और पनामा नहर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए। 39 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का उत्पादक है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र। कौन सा देश होगा? भारत होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है ब्राजील कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल। इसके बाद वियतनाम और कोलंबिया है। बिल्कुल, पहला बात बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को पढ़िए। दूसरा कथन कहता है चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन देखिए। तीसरा कथन है चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल
चौथा कथन है भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि सही कोड का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 41 देखिए। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत, रूस, फिलीपींस, जापान। तो ये कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 42 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, पहला कथन है हॉलैंड के नाविक यात्री वास्को डी गामा ने तस्मानिया की खोज की और न्यूजीलैंड की यात्रा की। नहीं, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? ये पुर्तगाली यात्री था और इसने भारत की खोज की थी। दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है पुर्तगाली यात्री मैगलन, ठीक है, 1520 ईस्वी में पूरी विश्व की यात्रा की। बिल्कुल सही है, ये जो मैगलन था ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तीसरा कथन है पुर्तगाली यात्री तस्मान के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। नहीं, ये जो तस्मान है ये कहाँ का यात्री था? तो ये डच यात्री था। और दूसरी गलती ये है कि अमेरिका का नाम तस्मान के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि किसके नाम पर रखा गया था? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर इसका नाम रखा गया था। दूसरा भी गलत है। तीसरा कथन है, सॉरी चौथा है मार्को पोलो एक महान व्यापार यात्री था जिन्होंने पहली बार भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की यात्रा की थी। चौथा कथन बिल्कुल सही है। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 और 4। 2 और 4 बिल्कुल सही है, 1 और 3 गलत है। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए। 43 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए, कहता है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर किस पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए। 44 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है प्रमुख याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरता है? ठीक है, ऑप्शन है माली, बुर्किना फासो, नाइजर, टोगो। तो ये जो ये प्रमुख या इसी को प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं, ये किस राज्य से, सॉरी किस देश से नहीं गुजरता? तो नाइजर से नहीं गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए। 45 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये किससे होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए। 46 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग कितना होता है? ठीक है, 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 111.23 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए। 47 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित देशों पर विचार करें। ठीक है, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, इक्वेडोर, ब्राजील, गैब्रॉन, केन्या। ये जो चारों देश है ना, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। आपका ऐसे में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 48 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कर्क, मकर और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ठीक है, किससे गुजरती है? अफ्रीका,
एशिया, यूरोप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 49। 49 नंबर प्रश्न को पढ़िए, ये किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला है, कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है, 21 जून, 23 सितंबर, 21 जुलाई, 22 जून। कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, 50 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कार्बन तिथि निर्धारण, यूरेनियम डेटिंग, सिलिकॉन डेटिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? यूरेनियम डेटिंग विधि। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, 51 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, एक तरफ घास का मैदान है और दूसरी तरफ देश का नाम है। आपको बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है। पेरिच उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही है। पाम्पास दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल। बेल्ड ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ये बेल्ड कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान है ये। ठीक है, अस्टेपिज यूरोप, बिल्कुल सही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत सुमेलित है, लेकिन इस प्रश्न का डिमांड था गलत बताना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिए, 52 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए। ठीक है, पहला कथन है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपिज के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा कथन है समशीतोष्ण घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। बिल्कुल, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है यूरेशिया में पाए जाने वाले समशीतोष्ण घास के मैदानों को सवाना के रूप में जाना जाता है। नहीं, जो यूरेशिया में जो घास के मैदान पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? स्टेपिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरेशिया का मतलब क्या? यूरेशिया का मतलब मध्य एशिया और मध्य यूरोप। मध्य एशिया, मध्य यूरोप। ठीक है, ये मिला करके क्या होता है? यूरेशिया। तो चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। जो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको सवाना घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाना। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? सही है और एक और तीन। ठीक है, एक और तीन बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 53 देखिए। 53 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ये एशिया में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, 54 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित जोड़े का मिलान करें। ठीक है, हाइड्रोफाइट जल निकायों की सतह पर उगने वाला वनस्पति, बिल्कुल सही है। लिथोफाइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति, नहीं, ये जो लिथोफाइट है जो चट्टानों पर जो पौधे जो वनस्पति उगते हैं उसे लिथोफाइट कहा जाता है। चट्टानों पर या फिर चट्टानों में उगने वाला वनस्पति।
ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा है क्रायोफाइट, लाइकेन और शैवाल जैसी टुंड्रा वनस्पति, बिल्कुल सही है। जेरोफाइट, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति, उच्च आर्द्रता नहीं, निम्न आर्द्रता, चौथा भी गलत है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। आपका सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, 55 नंबर प्रश्न देखिए। पचपन नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचले मेंटल और बाहरी कोड के बीच मौजूद असंतत को क्या कहा जाता है? रेपेटी असंतत, गुटेनबर्ग असंतत, लेहमान असंतत, कॉनरॉड असंतत। इसे क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, 56 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? कथन है सिलिका और एल्यूमिनियम भूप्रपटि के मुख्य घटक तत्व है। बिल्कुल, इस बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरे कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है निकेल और लोहा मेंटल के मुख्य घटक तत्व है। नहीं, ये मेंटल का नहीं है, ये किसका है? ये क्रोड का है। ये जो क्रोड होता है ना, ये भारी सामग्री से बने होते हैं और उसमें मुख्य रूप से शामिल होता है लोहा और निकेल, और इसे कभी कभी नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा कथन है सिलिका और मैग्नीशियम क्रोड के मुख्य घटक है। नहीं, ये क्रोड का नहीं, ये किसका होगा? ये मेंटल का होगा। जो सिलिका और मैग्नीशियम है, ये किसका? ये मेंटल का मुख्य घटक है। आपका 2 और 3 गलत है। ठीक है, आपको सही बताना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, 57 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, कॉलडेरस ज्वालामुखी, सिंडर ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी, उपरोक्त सभी। कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? कॉलडेरस ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, 58 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अधिक विनाशकारी है? ठीक है, पी तरंगे, धरातलीय तरंगे, एस तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी है? तो धरातलीय तरंगे, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र गाजा पट्टी के पास है? ठीक है, कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, 60 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका का एक भूमिबद्ध देश है? आपको मैं बता दूं कि दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं जो संप्रभु देश हैं, लेकिन उसमें से मात्र 2 देश हैं जो 2 देश हैं जो भूमिबद्ध देश है। आपको याद रखना है। ठीक है, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। आपका सही जवाब होगा 1 और 2, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, 61 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमिबद्ध देश है। ठीक है, ठीक है, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। कौन सा होगा? लाओस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न कहता है
38वीं समानांतर सीमा रेखाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को विभाजित करती है? ठीक है, भारत और अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पोलैंड और जर्मनी। किसको विभाजित करती है? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजित करती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिए, 63 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कथन ए, ठीक है, चिली विश्व का शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। बिल्कुल, कथन तो बिल्कुल सही है। कारण आर है, चिली पोर्फिरी तांबे के सबसे बड़े भंडार के साथ संपन्न है। बिल्कुल, इसका जो कथन और कारण है वो दोनों सही है। तो ऐसे में जो आपका सही जवाब होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, 64 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चिली, मैक्सिको, भारत, उपरोक्त सभी। कौन सा देश होगा? वो मैक्सिको है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 65 देखिए, 65 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? कथन है कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है चीन काफी बड़े अंतर से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल। तीसरा कथन है आधुनिक तेल परिवेश में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी वैश्विक तेल उत्पादक बन गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि अमेरिका के बारे में आपको समझने को मिलेगा कि ये जो वैश्विक तेल है ये उत्पादक है या फिर उपभोक्ता है। वहाँ पे जब आप इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगी। ठीक है, अगर कभी मौका मिला तो उसकी वीडियो में उस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी डिटेल में। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, 66 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, सही बताना है आपको। पहला कथन है पहले सफल मशीनीकृत कपड़ा मिल 1855 में मुंबई में स्थापित की गई थी। मुंबई में तो स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन 1855 में नहीं। कब किया गया था? 1854 में। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है सूती वस्त्र उद्योग दुनिया के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कथन है पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। बिल्कुल सही बात है। चौथा कथन है ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। ठीक है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बिल्कुल, चौथा भी बिल्कुल सही कथन है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 3 और 4। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। देखिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, टोक्यो, कैलिफोर्निया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, देखिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वर्ण उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र। कौन सा उद्योग है? सूचना प्रौद्योगिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? ठीक है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें से तो किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए, सारे का सही होना चाहिए। कौन सा कारक है? उपरोक्त सभी। ये जो तीनों कारक है, तीनों को तीनों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल, बेरोजगार, ठीक है, चिकित्सा या शैक्षिक सुविधाएं, बिल्कुल महामारी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं। ये अपकर्ष कारक है प्रवास का। अपकर्ष कारक मतलब कि सकारात्मक कारक है, मतलब आप बेहतर शिक्षा पाने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप कम विकसित देश से आप दूसरे ज़्यादा विकसित देश में जाते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आप शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, तो वो सकारात्मक कारक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, 71 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है प्रवासन को जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक सहज प्रयास के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। बिल्कुल, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन को पढ़िए। दूसरा कथन है प्रवासी जो एक नई जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता नहीं। आज तक अभी तो ऐसा सुनने को कभी मिला नहीं है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है जो प्रवासी किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक और तीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 72 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए 72 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से दुनिया का कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ठीक है, चीन, भारत, जापान, रूस। तो ये कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा देश कौन सा देश है? भारत। ठीक है, और हमें गर्व है, हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस परियोजना ने 2023 में अपना 50वां वर्ष पूरा किया? ठीक है, कौन सा परियोजना पूरा किया? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला कथन है यूरोप तीन तरफ से जल निकायों से घिरा महाद्वीप है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पढ़िए। दूसरा कथन है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश लगभग अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। दूसरा भी बात बिल्कुल सही है। जिसने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े उनके तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा कथन देखिए। तीसरा कथन है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से पनामा के स्थल जल डमरू मध्य की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। चौथा कथन है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, 75 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, कौन सा वो पर्वत है? आज की इस सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न में किसी को भी गलत नहीं होना चाहिए। अंत भला तो सब भला होता है। ठीक है, देखिए एंडीज, मकालू, रॉकी, एल्बर्ट, कौन सा पर्वत होगा?
एंडीज पर्वत, आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। और आपको मैं एक बात मैं पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि आपको मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर आप 17वीं बीपीएससी प्री को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप कम से कम 10,000 प्रश्नों को तो इतना अभ्यास कर लीजिए कि उस प्रश्न को देखते के साथ आप जवाब दे पाएँ। इतने बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतने कुशल हैं उत्तर देने में, तब आप समझिए कि आप सफलता के करीब हैं, ठीक है? अब अभी आपके पास में उतना समय, पर्याप्त समय है कि आप 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी जितना मेंस के लिए पढ़ना था वो पढ़ लिए, अभी पूरी की पूरी फोकस प्रीलिम्स पर करिए। और हमारा टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, इसमें आपको विषयवार टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट सीरीज हो चुके। अब जो टेस्ट सीरीज आएंगे वो 1 2-3 अभी और विषयवार आएंगे और उसके बाद फुल लेंथ की टेस्ट आएगी। उसके बाद बिहार स्पेशल की पूरी उसमें हर जो भी उसका इतिहास है उसके बारे में अलग से आपको टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, साइंस के अलग से क्वेश्चन कराए जाएंगे। कम से कम तो 10,000 प्रश्नों का अभ्यास तो हम ही आपको करवा देंगे, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।